बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत को एक और हजीमत का सामना है कि पहलगाम वाक़े के हवाले से भारत कोई सबूत फराहम नहीं कर सका, ये कहना है यूएनओ का। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा ही हुआ है। साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के अंदर इस मामले के ऊपर शदीद तशवीश का इज़हार किया गया है कि भारत एकतरफा तौर पर पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता, किसी मुआहदे को ख़त्म नहीं कर सकता जब तक कि नया मुआहदा अमल में ना आ जाए। तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन साथ साथ एक बड़ा अहम मामला है। सिस्टम के ऊपर एक बड़ा डॉट लगा है और वो डॉट है जहांगीरी साहब का, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे। उन्हें जाली डिग्री की बुनियाद पर फारिग कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्या आने वाले दिनों के अंदर मजीद लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं? क्या कोई पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं है? किसी की डिग्री भी जाली निकल सकती है। डिग्री जाली होने का जो क्राइटेरिया है, क्या वो दुरुस्त था? क्या जहांगीरी साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए फारिग किया जाना चाहिए था, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास भी ये इख्तियार था कि वो अपने साथी जज को निकाल सके? तमाम ही चीजों के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी तजज़ियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब। इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। साथ में ज्वाइन किया रऊफ क्लासा साहब ने स्टूडियोज में मौजूद है। क्लासा साहब आपका भी शुक्रिया, और हम्माद हसन साहब भी स्टूडियोज में मेरे साथ हैं। हम्माद साहब आपका भी शुक्रिया। इरशाद साहब, सर आप फरमाइएगा, दो चीजें सर, एक रिपोर्ट आई है अक़वाम मुत्तहिदा की, हमें तो बड़ी तहलका खेज लग रही है सर। इसमें कोई तहलका खेजी होती है? इसके कोई फर्क पड़ना है भारत पे, या भारत जो है वो ढिठाई के साथ ही आगे बढ़ता रहेगा? और दो चीजें जो मुझे अहम लगी, उसमें और भी चीजें होंगी। एक तो सिंतास मुआहदे के हवाले से उसमें ऑब्जर्वेशन है कि वो इस तरीके से मुअत्तल नहीं हो सकता, उसको जो है वो नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान को ग़िज़ाई किल्लत का खतरा हो सकता है, पाकिस्तान के हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। इसके साथ साथ सबसे अहम चीज उसमें यह है कि पहलगाम के हवाले से भारत कोई शवाहिद नहीं दे सका। ये उस रिपोर्ट का एक खास हिस्सा है। तो अगर इन दो चीजों के साथ हम देखें तो क्या भारत पे अक़वाम मुत्तहिदा की किसी रिपोर्ट पे वैसा ही फर्क पड़ना है, रिपोर्ट का वैसे ही फर्क पड़ना है जैसे कश्मीर के हवाले से आज तक भारत जो है वो ढिठाई के साथ आगे बढ़ता रहे? भारत और इस्राइल दो ऐसे मुल्क हैं अक़वाम आलम में जिन्होंने कभी भी अक़वाम मुत्तहिदा की किसी ऐसी रिपोर्ट को, किसी ऐसे फैसले को, किसी ऐसे करारदाद को कभी अहमियत नहीं दी जो उनके मफादात से टकराता हो। इवन देन सलामती कौंसिल की जो करारदादें हैं इन दो ममालिक ने ठुकराई हैं, जबकि बाकी ममालिक अगर उसका निशाना बन रहे हों तो फिर पूरा यूरोप और अमेरिका इकट्ठे हो जाते हैं और अमल दरामद करा के रहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस रिपोर्ट का भारत की सेहत पर कोई असर पड़ेगा, ना ही वो ऐसी रिपोर्टों को भी अहमियत देता है। हाँ, सिर्फ ये है कि अखलाकी तौर पर हम कम अज़ कम दुनिया को ये बावर कराने की पोजीशन में है कि ये जो मई की जंग हुई है इसके जिम्मेदार हम नहीं थे, भारत था। भारत ने जारहियत की थी और हमने अपना हक के दिफा इस्तेमाल किया है। इससे ज्यादा की हमें तवक्को नहीं करनी चाहिए। हमें अपने जोरे बाजू पर खा वो आबी जारहियत के हवाले से हो या उसकी अस्करी जारहियत के हवाले से हो, उसका मुकाबला करना होगा। ना भारत से ये तवक्को करनी चाहिए कि वो किसी करारदाद को, किसी रिपोर्ट को अहमियत देगा, ना अमेरिका और यूरोप से जो नाम निहाद आलमी बिरादरी जिसको हम कहते हैं, ये तवक्को रखनी चाहिए कि वो भारत के मुकाबले हमारे किसी मुफाद को तरजीह देंगे। इरशाद साहब, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, जोरे बाजू। तो आप जोरे बाजू से क्या मुराद रखते हैं? पाकिस्तान के पास कौन सा बाजू है जिसका बड़ा जोर है, या क्या जोर होगा? जोरे बाजू देखे ना, हमने 10 मई को 7 और 10 के दरमियान जोरे बाजू से एक बात हासिल की ना। आज दुनिया में अगर आपकी पजीराई हो रही है तो वो जोरे बाजू की पजीराई हो रही है कि आपने कोई जो भारत की जारहियत थी, जिस तरह से उसने बहावलपुर में, मुरीद के में, कई और मकामात पे, 6 मकामात पे हमले किए थे, आपने खामोशी इख्तियार करने की बजाय उसका भरपूर जवाब दिया और उसके 6 या 7 तैयारे जब गिरा दिए तो फिर दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान को किसी दबाव में लाना या पाकिस्तान पर जारहियत करना आसान नहीं है। तो यही जो बाजू है, अगर आप माशी तौर पर मजबूत होंगे, आप दिफाई तौर पर मजबूत होंगे, आप सफारती सतह पर मजबूत उसी वक्त हो सकते हैं जब आपकी मैशत बेहतर हो और आपका दिफा मजबूत हो। कमजोर मैशत और कमजोर दिफा के साथ आपकी ना कोई बात सुनेगा, ना आपकी बात को अहमियत देगा, और ना आपके दिफा के लिए या आपके बचाव के लिए कोई आएगा। तो जोरे बाजू दो ही हैं, मैशत है और दिफा है। इसको आप मजबूत करेंगे और दिफा का इन्हिसार भी मैशत पर है। मैशत पर आप मैशत अपनी बेहतर कर रहे हैं और मैशत की बेहतरी के लिए सियासी इस्तेकाम जरूरी है। आप ये काम कर लें तो फिर कह रहे हैं कोई आपको कुछ नहीं कहेगा और आपकी बात सुनी भी जाएगी, मानी भी जाएगी।
क्लास साहब, आप क्या कहते हैं सर, फूड सिक्योरिटी का मसला अगर हो जाए तो फिर मईशत कैसे तरक्की करेगी? मईशत को अगर हम तरक्की की तरफ लेकर जाएं तो उसके लिए और भी बहुत सारी जुजियात हैं, सियासी इस्तेकाम की जरूरत भी है, लेकिन सबसे अहम है क्लास साहब, इन रिपोर्ट्स का कोई फर्क पड़ने वाला है भारत पे? इसकी कोई सिग्निफिकेंस आप फील करते हैं? क्या ये रास्ता खुल सकता है पाकिस्तान के लिए किसी सालसी अदालत के अंदर, अदालत खासतौर पर अगर कहा जाए सालसी हो या कोई आलमी अदालत हो, जहां पे जाके वर्ल्ड बैंक भी है जिसने ये मुआहदा करवाया, वहां जाकर जो है वो पाकिस्तान फिर अब किसी कानूनी कार्रवाई की तरफ जाए? कोई रास्ता खुलेगा इस रिपोर्ट से? कोई डॉक्यूमेंटेड चीज आ गई है पाकिस्तान के पास अब? बहुत शुक्रिया, आपका सवाल तो बड़े आपके अहम हैं, रेलिवेंट भी हैं, लेकिन माजी में हमने देखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जो है वो जितने भी मुल्कों के बारे में जनरेट की जाती हैं कुछ उनका कोई उन पे ना बाइंडिंग नहीं होती। अगर कुछ अवामी अगर उसके अक़वाम मुत्तहिदा की कोई रेजोल्यूशन थी जिन पे अमल हुआ, तो मेरा ख्याल जो बड़े ममालिक थे, स्पेशली अमेरिकन जो है, वो दुनिया में शायद वहद कुव्वत है जो वहां से रेजोल्यूशन पास भी करवा लेते हैं, रिपोर्ट्स वो जनरेट भी करवा लेते हैं और उन पे इम्प्लीमेंटेशन खुद भी कर लेते हैं और दूसरों से भी करा लेते हैं। मुझे तो उनके अलावा तो कोई नहीं याद पड़ता कि अमेरिकन के अलावा दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक जो इसके मेंबर हैं, आज तक उन्होंने किसी पे कोई अपनी रेजोल्यूशन या अपनी उन्होंने कोई मोशन या कोई फाइंडिंग, कोई ऑब्जर्वेशन, वोटिंग पे उन्होंने वो करवाया हो, उसको इम्प्लीमेंटेशन करो। अमेरिकन जी हमें नजर आते हैं, चाहे इराक में गए हैं या अफगानिस्तान में गए हैं, अभी गजा वगैरह में हमने देखा है तो वीटो कर देंगे। बाकी इंडिया भी अपने आप को अब कम से कम उस लेवल की पावर तो समझता है कि जो इसका अक़वाम मुत्तहिदा या दीगर की उनकी फाइंडिंग है, रेजोल्यूशंस हैं, उनको अपने लिए बाइंडिंग नहीं करता, बल्कि शायद उनकी तरफ से इसका कोई ये कोई सख्त जवाब आएगा। हाँ, हमारे लिए एक कंसोलेशन ज़रूर हो सकती है कि जो हमारी एक कानूनी लीगल जो आपने बात की है, एक उसकी अखलाक की पोजीशन है, वो उस पर मज़ीद स्ट्रांग हुई है कि जो हम पहले इस पे इस वाटर ट्रीटी पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। दूसरी बात हमें समझने की जरूरत है, दुनिया इस वक्त कभी भी एक नया फड्डा नहीं चाहेगी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान या कहीं भी वाटर रिकॉर्ड्स हूँ, वाटर इश्यूज हूँ। ऑलरेडी यूक्रेन की वजह से पूरा यूरोप आपको पता है डिस्टर्ब है, अमेरिका डिस्टर्ब है, मिडल ईस्ट जो है वो गजा इसराइल की वजह से डिस्टर्ब है। अभी आपकी 4-5 दिन की जंग लड़ी तो पूरी दुनिया यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, तो वो नहीं चाहेगी कि दोबारा कोई एक नया कट्टा खुल जाए और वो कहने जी भारत ठीक करे पाकिस्तान का, आप जो वो है ना बंद कर दो, पानी शानी हुक्का पानी बंद कर दें, और पाकिस्तान कहते हैं हमको मिसाइल मार के जो आपके बम आपके डैम उड़ा देंगे, तो मतलब ये है कि और जंग शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा ये मेरा ख्याल इंडिया को डिस्करेज करने के भी एफर्ट है, और इसमें यकीनी तौर पर जब यूएनओ ये बात कह रहा होता है, यूएनओ का अकेला तो कोई बॉडी नहीं है, इसके मेंबर ममालिक हैं, वहाँ पे आपके सारे इनके जो पावरफुल 5 ये सुपर पावर्स बैठे हैं, उनके लोग बैठे हुए हैं। अब उन्होंने इस कंसेंसस पे जाकर इसकी अपने एक्सपर्ट के जरिए फाइंडिंग की एक रिपोर्ट बनवाई है और उसको शेयर किया। इट मीन्स भारत के लिए एक बड़ा पोलाइट एक डिप्लोमेटिक रिमाइंडर भेजा गया है कि जनाब जैसे है जहाँ है कि बुनियाद पर चीजें जो चल रही है 58-59 से आप उनको चलने दें, और आपने जो जंगें एक दूसरे को बम तोपें गन चलानी है चला लीजिएगा, पानी शानी वाले मसले पे ना पड़े। और मेरा ख्याल है भारत भी अगर पिछले आप देखें अब तक कोई वो फ्लो जो है पानी के वो पाकिस्तान के लिए रुके भी नहीं है और रोके भी नहीं जा सकते। इवन इंडियन से खुद उनके बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं वो ये बात कहते हैं कि अगर आपने पानी रोकना भी है पाकिस्तान की तरफ आने के लिए इंडस वाटर वो ट्रीटी का, तो आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है आपके डैम्स के पास, और ऊपर से उधर वो चाइना ने इनको वो थ्रेट किया कि हम अपने ऊपर बना रहे हैं। सो भारत ने वक्ती तौर पर एक मेरा ख्याल है एक पॉलिटिकल उनके लिए एक स्लोगन था अपने अवाम को बताने के लिए कि हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे फलां भी कर लेंगे, वो किया, इम्प्लीमेंटेशन उस पर नहीं हो सकती थी। लिहाजा आप नोट करें अब तक पाकिस्तान ने ये शिकायत नहीं की कि हमारा पानी रोक दिया गया है, हमारी फसलें वो बेकार हो रही हैं, हम भूखे मार रहे हैं, जानवर मार रहे हैं। नो, बल्कि उल्टा पानी आया है वहां से पिछले अभी आपने देखा होगा इतना फ्लड आया है पाकिस्तान में, बहुत सारी अमवात हुई हैं, बहुत सारा नुकसान, 1000 से लोग जो हैं वो मारे गए, वो इंडिया से पानी आने की वजह से मारे गए हैं। इंडिया से पानी रोकने की वजह से अभी तक पाकिस्तान में कोई नहीं मरा, लग रहा है कोई ऐसी कोई सूरत हाल ना हो। सो मैं समझता हूँ एक पोलिटिकल एक उनका मूव थी जो बैकफायर की गई है, बैकफायर हुई है। अब इंटरनेशनल इतनी बड़ी बॉडी ने भी एंडोर्स कर दिया कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। सो इंडिया मेरा नहीं ख्याल कि बात को इससे ज्यादा आगे बढ़ाएगा। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मेरे साथ लाइन पर है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की, सिंतास मुआहदे का भी तस्करा है, पहलगाम वाक़े का भी तस्करा है कि पाकिस्तान को जो वो भारत शवायद नहीं दे सका। तो क्या भारत के कोई जूं रिंगनी है इस मामले के ऊपर, या जो डिटाई हमेशा दिखाई जाती है वही दिखाई जानी है? पाकिस्तान के पास कानूनी जवाब कितना मजबूत हुआ है सर? पाकिस्तान का स्टांस बहुत मजबूत हो गया। पाकिस्तान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विकेट, खास तौर पे जब यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है पहलगाम के ऊपर कि इंडिया ने विदाउट इन्फॉर्मिंग सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तान पे एक एम्पायर मुल्क पे न्यूक्लियर मुल्क पे हमला कर दिया विदाउट रियलाइजिंग इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। इसी
इसी तरह इसने यूनिवर्सिटी वर्ल्ड बॉर्डर टेररिज्म पास की, उस पर भी हिंदुस्तान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो दोनों लिहाज से आप देखते हैं कि इन्होंने वहां से वो ये कहते हैं कि ना इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल फॉर्म किया हमले से पहले, उसके बाद इन्होंने वहां से एयर वायलेशन करके सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, सिविलियन को शहीद किया, मस्जिद को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद इन्होंने जो पाकिस्तान में हमला कर दिया, पाकिस्तान को ये भी उन्होंने कहा कि जस्टिफाइड है अपनी डिफेंस में, अपने प्रोटेक्शन में जो पाकिस्तान रिस्पॉन्स थी वो भी बिल्कुल ठीक थी। उसमें भी उन्होंने बताया, सारी बातें बताई, ये का मुंह काला उसमें भी हुआ, शर्मिंदगी खानी पड़ी, बेइज्जती हुई थी। उसके बाद सेकंड उन्होंने ये कहा कि जो वाटर टेररिज्म इंडिया ने किया है यूनिलैटरली, जो उन्होंने वो सस्पेंड कर दिया, ये वो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये वर्ल्ड बैंक ने इसको स्पॉन्सर किया था, वर्ल्ड बैंक गारंटर है, और 2 मुल्क बाहमी रजामंदी से अगर वो चेंज करने से कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, ना इसको कोई सस्पेंड कर सकता है। ये अगेंस्ट ये लॉ, ये वर्ल्ड बैंक ने भी इसको माना था, पुराने प्रेसिडेंट ने ICJ ने भी पाकिस्तान गवर्नमेंट से लिया था, और अभी भी जो ये सेट कर रहे हैं ये नहीं कर सकते, इनको पता है कि ये गलत है। और फिर हमारे पास अगर इसको ये वेपन यूज करेंगे तो पाकिस्तान के पास भी मिलिट्री वेपन बहुत अच्छे हैं हमारे, इनका एक इंच एरिया हमारे निगाह रेंज में होता है, बट वी डोंट वांट कि फर्दर एस्केलेशन हो। दे मस्ट अंडरस्टैंड कि मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान को करके दिखा दिया। मई के महीने में जितना फील्ड मार्शल थे यासिन मलिक, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज में, जो उन्होंने पेशा बनाने तरीके से पूरी कौम को इकट्ठा करके इसको स्ट्रक्चर फाड़ की, इनका मुंह काला किया, इनको वो भी शर्म नहीं आती है हुकूमत को, मिलिट्री लीडरशिप को, ना ये मुकाबला कर सकते हैं, अपने को यार छुपा के खड़े कर देंगे। ये मिलिट्री में एक कोई भी नुकसान हुआ इनको, अभी भी पाकिस्तान ने कहा कि अगर आप दोबारा मुझसे करेंगे उसमें भी आपको 50-60% ज्यादा नुकसान करेंगे। बात यह है कि वाटर टेररिज्म हमारे लिए इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, जो हमारी 20 से 22-24 करोड़ आबादी को अगर ये समझते हैं कि पानी को खाली कर लेंगे, ये गलत काम है। हमारे पास सारे मीन्स हैं, और when you say act of war means we will use all available means available to Pakistan to get water। ठीक, और देश पे कोई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब सर आपके वक्त का। हमाद साहब आप क्या कहते हैं सर, ये इखलाकी बर्तरी काफी होगी पाकिस्तान के लिए, ये फायदा देगी आने वाले दिनों के अंदर, किसी कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग में फायदा देगी? ये एक डायरेक्ट फाइंडिंग है, एक रिपोर्ट है, आप हवाला एक बनता है हमेशा। देखिए जो रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की, तो हिंदुस्तान के हवाले से तो पहले भी हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात है, सिंतास मुआहिदे के हवाले से, अभी जो मई में जो वाक़या हुआ उस पर फिर इंडिया की तरफ से जो बहुत सारे थ्रेट्स भी आए, पाकिस्तान को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, आलमी सतह पर भी ये मसाइल गए। तो इंडिया सिर्फ इस सतह पे दहशतगर्दी नहीं कर रही, बल्कि एक वाटर दहशतगर्दी भी वहां से हो रही है। तो पाकिस्तान को सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि और जगहों से भी, यानी अभी आप देखें, यानी जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं वो तमाम इस तरफ लगे हुए हैं। इस वक्त तो अफगानिस्तान के अंदर भी कुछ दिन पहले कुनड़ में उनके जो मिनिस्टर है उन्होंने वहां पे भी दौरा किया और कहा कि यहाँ पे हम डैम बनाएंगे और यहाँ पे पानी बंद कर देंगे। तो ये पाकिस्तान को मुख्तलिफ हवालों से थ्रेट्स है, इंडिया से भी और यहाँ से भी। अगर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है तो पाकिस्तान की अखलाकी पोजीशन को देखना चाहिए कि क्या पाकिस्तान के जो राइट्स बनते हैं, जो आलमी उसूल और कवानीन है, उसको कौन वायलेट कर रहा है, कि कौन वायलेशन की तरफ जा रहा है। तो ये पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, जिसमें अफगानिस्तान के अंदर उनके प्रॉक्सीज बैठे हुए हैं, इसी तरह पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, जो टेररिस्ट दाखिल हो रहे हैं, इसी तरह का एक और मसला भी इंडिया की तरफ से है। और जाहिर है कि इस रिपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान को एक अखलाकी बरकरी तो हासिल हो रही है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ना, ब्रेक के बाद जब आएंगे बड़ा अहम मामला है, मुझे जस्टिस तारिक जहांगीरी के हवाले से समझना चाहता हूं मैं खुलासा साहब से, इरशाद अहमद साहब से, क्या पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर एक सवालिया निशान नहीं है कि जब एक जज की डिग्री जाली निकले तो क्या कोई जसारत करेगा? हम तो शायद टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के वैसे जसारत ना कर सकेंगे, ये मुतालबा करें कि तमाम जजेस की डिग्री चेक करवाई जानी चाहिए, लेकिन क्या ऐसा कोई मुतालबा सामने आ सकता है? ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद खुशामदीद। इरशाद साहब, एक जज का मामला है, तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री का मामला है, तो क्या ये एक सवालिया निशान अब पैदा नहीं हो गया, एक डॉट नहीं लग गया पूरे निज़ाम अदल पे कि एक जज जो हाई कोर्ट तक पहुंच जाए तमाम ओहदों को क्रॉस करता करता, उसकी डिग्री जाली निकल आए, उसकी डिग्री जो है वो उसके ऊपर अनफेयर मीन के इल्जाम लग जाए, उसका पूरा कच्चा चट्टा निकल के आ जाए, तो इसका मतलब तो ये है कि कॉम्प्रोमाइज चीजें हैं बहुत ज्यादा। देखिए, इसमें सिर्फ मसला अदलिया के निज़ाम पर नहीं होगा। आपका निज़ाम इम्तिहानात, आपका निज़ाम तालीम, एक यूनिवर्सिटी है, वो एक डिग्री जारी करती है, उस 40 साल बाद वो कहती है कि जी वो ये वजह हुई और वो वजह हुई। वो आदमी जो है पहले वकालत का उसको मिलता है, मौका मिलता है, बार कौंसिल की तरफ से उसको सर्टिफाई किया जाता है, फिर वो इलेक्शन लड़ता है बार एसोसिएशन के, उसमें वो मुंतखब होता है। वो क्लास सारी बिरादरी जो है, जो ज़ाहिर एक दूसरे को जानते होते हैं कि ये असली वकील है या जाली वकील है, वो उसको वोट देते हैं, वो मुंतखब होता है, वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल बनता है, एडवोकेट जनरल बनता है, उसके बाद वो हाई कोर्ट का जज बनता है। सारे प्रोसेस में ना बार कौंसिल उसकी डिग्री चेक करती है, ना जब वो इलेक्शन लड़ रहा होता है तो वो बॉडी उसको चेक करती है, जब उसको डिप्टी अटॉर्नी जनरल बनाया जा रहा है, एडवोकेट जनरल बनाया जा रहा है, उसकी डिग्री कोई चेक करने वाली। ये सारे निज़ाम पर सवाल उठता है कि जी पाकिस्तान के अंदर डिग्री चेक करने का या किसी शख्स के बारे में कि वो असली है जाली है, कोई सिस्टम है ही नहीं, वो आपके पूरे सिस्टम पर होता है। दूसरी बात यह है कि अगर तारिक जहांगीरी साहब ये ट्रिब्यूनल के सरबराह ना बनते और 3 जो नशिस्तें थी इस्लामाबाद की, उसके हवाले से कोई इकदाम ना करते, या बाद में जो 6 जजों ने सवालात उठाए थे उनके साथ खड़े ना होते, तब भी उन पर उनके खिलाफ ये केस बनता। ये एक दूसरा सवाल है कि जब आप जस्टिस सफदर शाह ने जब सवाल उठाया था, इख्तलाफ किया था, तो उनकी डिग्री भी जाली निकल आई थी। तो अगर ये सिलसिला चल पड़े तो फिर तो किसी शख्स की डिग्री भी किसी वक्त भी गैर कानूनी करार दी जा सकती है, जाली करार दी जा सकती है, और उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। यानी 40 साल बाद जो कराची यूनिवर्सिटी है एक शख्स की डिग्री कैंसिल कर रही है, ये एक दूसरा सवाल है और ये सोचना पड़ेगा। और लेकिन उससे बड़ा जो मसला है कि इस जज ने आज तक जो फैसले किए हैं, जाहिर बात बड़े अहम फैसले उन्होंने किए होंगे, उनका क्या बनेगा अगर वो सारे लोग कोर्ट्स में चले जाएं कि जनाबे वाला हमारे साथ तो ज्यादती हुई है। एक शख्स जो जज बनने का अहल नहीं था, वो जज बन के हमारी किस्मत के फैसले करता रहे। कहीं जायदादों के फैसले हुए होंगे, कहीं कत्ल के फैसले हुए होंगे, फौजदारी, क्योंकि ये वकील भी फौजदारी के थे, फौजदारी के मुकदमात इनके पास जाते होंगे। ये एक और मसला है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, कि क्या किसी जज को कोई दूसरा बिरादर जज जो है वो हटा सकता है? ये जुडिशल काउंसिल जो बनी हुई है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वो किस मर्ज की दवा है? क्या कोई और फोरम मौजूद है? इस तरह तो आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रोजाना एक मियां दाऊद साहब जो हैं वो जिस जज को चाहें उसकी डिग्री को चैलेंज कर सकते हैं, उसकी क्रेडेंशियल को चैलेंज कर सकते हैं, और वो केस जो है उस जज की अदालत में लग जाएगा जो इनको पसंद नहीं करता होगा। तो आप जिस जज को जिस वक्त चाहें फारिग कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है एक पंडोरा बॉक्स खुला है। अब देखते हैं कि एक शख्स ने, वजीर ने असेंबली में कहा था कि जी इतने फीसद लोग जो हैं पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं, और बहुत बड़ा तूफान खड़ा हुआ था और हम पर पाबंदी लग गई थी। अब देखें इसके नतीजे में हम किस किस मुश्किल का सामना करते हैं, करते नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये साबित हो गया कि यहाँ कोई शख्स भी, खुलासर साहब हैं, हमाद हसन साहब हैं, आप हैं, हम किसी वक्त भी कटहरे में खड़े हो सकते हैं। अगर कोई शख्स अदालत में चला जाए, और खासतौर पर सरफराज डोगर साहब की अदालत में, तो वो उसकी यूनिवर्सिटी जो है वो कह सकती है कि हम फिर मीन्स इस्तेमाल किए थे और ये डिग्री जाली है, या डिग्री जारी ही नहीं हुई है, कैंसिल की जा चुकी है। ठीक सर। क्लासा साहब, एक तो जो इरशाद साहब बता रहे हैं, एक पहलू तो वो है कि इसको विक्टिमाइजेशन भी आप कह सकते हैं। फिर इसमें प्रोसेस के ऊपर भी एक सवाल उठ रहा है कि जी क्या साथी जज या उसी लेवल का जज सुन सकता है इसको? ये सवालात अपनी जगह प्रोसीजर सवालात हैं। लेकिन सर हमें याद है कि सियासतदानों के साथ भी यही सब कुछ हुआ। जब परवेज मुशर्रफ साहब आए थे, उसको बहुत सारे लोगों ने ये रंग दिया कि शायद सियासत से एक पूरी क्रीम नवाजुद्दीन नसरुल्लाह खान का नाम आया कि वो और उन जैसे लोगों को
असम्बली से बाहर करने के लिए डिग्री का कानून लाया गया। यार वो इससे मैच इसलिए नहीं करता कि वो एक सियासतदानों का मामला था कि जिनकी डिग्री जो है वो उनकी नौकरी की वजह नहीं थी, उनकी सियासत उनकी जो है वो MNA शिप या MPA शिप की वजह थी। लेकिन सर ये तमाम पहलू अपनी जगह। मेरा सवाल क्लासा साहब, आप उसके ऊपर भी जरूर बात कीजिएगा, आपको पूरा मौका है। लेकिन सर मेरा सवाल जो इसमें बनता है वो ये है कि सर निज़ाम अदल के ऊपर सवालिया निशान अब नहीं होगा। जिस तरह इरशाद साहब ने भी कहा कि जो फैसले हैं उन तमाम के ऊपर भी तो अब एक सवालिया निशान पैदा होगा। फिर मेरा ट्रस्ट क्या रहेगा? मेरे पास तो डिग्री है, मुझे तो लगता है कि असली है, मैंने वेरीफाई भी करवाई हुई है HEC से। तो एक जज जो मेरी किस्मत का फैसला कर रहा है वो जाली डिग्री रख के बैठा हुआ है। ये बड़े मेरा ख्याल अगेन आपने अहम सवालात उठाए हैं और अभी आपने जो बात की अपनी डिग्री की बात की और हमारे दोस्त इरशाद आरिफ साहब ने बात की है कि हमारी डिग्रीज जो है वो भी किसी स्टेज पे कुछ चेक कराई जाए तो हो सकता है कि जनाब यही फैसला है। एक चीज़ की तो मेरा ख्याल है हम सारे चारों जो बैठे हैं ना बड़े वो हैं, इस पर महफूज हैं कम अज़ कम कि हमारी डिग्री जिस प्रोफेशन में हम हैं वहाँ हमारी डिग्री चेक नहीं होती, मतलब डिग्री की वजह से नौकरी मिलती है, डिग्री की वजह से मिलती है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, हम चारों खुश नसीब हैं उस प्रोफेशन में कि हमें कोई नहीं कहेगा भाई साहब इसकी डिग्री लाएं। बल्कि हमारे बड़े सहाफ़ी जो थे वो कम तालीम याफ्ता थे, नज़ीर नाजी साहब, दूसरे बहुत सारे और भी थे। तो इसी नज़ीर से ये मुझे नहीं याद पड़ता, मेरे आज तक इतने साल हो गए, 30 साल हो गए, मुझे किसी ने कहा भाई साहब डिग्री चेक करो। हमने अपना CV भेजा या उन्होंने वैसे ही या मेहरबानी की कि आ जाए जी आप काम करें। सो बाज़ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जहाँ डिग्री नहीं चाहिए होती, आपकी कबलियत, एक्सपर्टीज, काम, पैशन इज रिक्वायर्ड। खैर लेकिन वही वाली बात कि ये जब आप जज लगते हैं तो एक आपका एक प्रोसेस है क्योंकि टैक्स पेयर्स की इसमें पैसा इन्वॉल्व है, इसमें एग्जेक्टिव पावर्स हैं और ऐसा बंदा आपको पावर दी जा रही है जहाँ पे अपने लोगों की जिंदगी मौत के फैसले कर रहे हैं। जज का मतलब तो ये है, आम कुछ जॉब तो नहीं है, तो स्क्रूटनी का लेवल जो है वो कंपैरेटिवली बाकी सबसे ज्यादा आपका वो सख्त होना चाहिए। लेकिन बात तो वही है जो इरशाद साहब कह रहे थे कि अब आपको याद आ गया जनाब कि इनकी डिग्री भी ठीक नहीं है, ये खुद भी ठीक नहीं है, फलां भी ठीक नहीं है। मतलब ये है कि आपके पास अगर कुछ चीज़ें होती भी हैं आप इंतज़ार करते रहते हैं कि कभी जनाब के कुछ जज साहब, सहाफ़ी साहब, फलाने साहब ने अगर ये हमारे मुताबिक चलते रहे तो फिर तो ठीक है, कोई भी इनकी चीज़ सामने नहीं आएगी। अगर कल को उन्होंने उसको डेविएट किया, कोई थोड़े से कोई SOPs के मुताबिक ना चले, कोई रूल्स ऑफ गेम को उन्होंने फॉलो ना किया तो फिर हम उनको स्कैंडल बना देंगे, उनको चीज़ें कह देंगे। लिहाजा इन पे इस वक्त जो चीज़ें आना ये कोई मीनिंगलेस है, मस है नंबर 1। या आपने जो आपने इतना बताया है कि और मुझे एक ना हैरानी होती है, मैं होता जहांगीरी साहब की जगह मैं कभी भी जज वाली साइड पे ना जाता क्योंकि इनकी अपनी एक अच्छी प्रैक्टिस थी, यहाँ पे अच्छा इनका नाम था, रेपुटेशन थी, डिग्री भी चेक नहीं होनी थी, वो भी नहीं होनी थी। जहाँ लाखों रुपए एक 20-30 लाख रुपए कम से कम तो एक केस के लेते होंगे किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, जो नैब के ये प्रोसिक्यूटर, डिप्टी प्रोसिक्यूटर रहे, जो मतलब एडवोकेट जनरल रहे, डिप्टी अटॉर्नी रहे, यहाँ बार वगैरह के भी मेरा ख्याल पॉलिटिक्स में ये अहम ओहदों पे रहे, तो उनको जज बनने का तुक मेरी जहन में तो समझ में, हाँ एक ऑनर जरूर है, एक डिग्निटी जरूर है, एक वकील को फील होता है कि जनाब कि आप उस पर बैठे जहाँ पे कभी किसी को आप माई लॉर्ड कह के केस वहाँ प्रेजेंट करते हैं तो चलो आपको कुछ लोग नहीं, ये कुछ लोगों का होता है कि जनाब कि जहाँ से हमने प्रोफेशन शुरू किया उसकी पीक पे फैसला हम भी करेंगे, वो अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं, वो अपनी जगह पे होती है। लेकिन ये चीज़ें करना जो आप सामने आई हैं, एक चीज़ का मैं इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक हम में से किसी ने जो अभी सवाल किया फवाद साहब आपने कि जनाब कि कौन सी बेसिस पे उन्होंने इनको हटाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि जनाब एक जज को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, जी उसका इजलास होना चाहिए था, एक जज को दूसरा फेलो जज तो नहीं हटा सकते। उसी तरह का हो रहा है, आपको याद होगा जब ये बेनजीर भुट्टो साहब का था या नवाज शरीफ साहब दौर में हुआ था, मेरा ख्याल है कि जब वहाँ पे जस्टिस चीफ जस्टिस जो थे वहाँ पे उस वक्त सजाद अली शाह साहब और इनके खिलाफ एक और था जो बेंच था, मियां अजमल साहब वगैरह थे, वो रोजाना एक दूसरे को मुअत्तल करते रहते थे। अच्छा बेंच, एक फलाना बेंच। इधर अगर एक थोड़ा सा लुकमा मैं दे दूं सर, देखिए दो चीजें हैं इसमें, जरा इसको सोच के इस पहलू को जरा जवाब दीजिएगा। डिग्री जाली होना का मतलब यह है कि आपकी तकर्रुरी ही ठीक नहीं हुई, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तो कंडक्ट पे आपके बात नहीं करती, कंडक्ट जज बीइंग जज आपका जो कंडक्ट है उसके ऊपर बात नहीं करती। थोड़ा सा ये लाइन का फर्क नहीं है सर? ये आपकी बात ठीक है, मैं थोड़ा सा उसी तरफ पहले अपनी बात जो मैं कह रहा था वो एक अहम चीज है। हम चारों में से अब तक किसी ने इसका डिटेल फैसला नहीं पढ़ा, अगर जारी हुआ, मैं ढूंढने की कोशिश करता रहा, मुझे नहीं मिला, शायद आप दोस्तों ने पढ़ा हो, कि जरा वो रीजनिंग तो देखें, क्योंकि वो जज साहब अगर ये फैसला दे रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब दे रहे हैं, साथ में जस्टिस आजम खान साहब के बारे में अच्छी रेपुटेशन उनकी सुनी है, वो पहले इसके डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे और उनका ये है कि एक फेयर माइंडेड एक जज हैं, और मेरे 2-3 उनके पास केसेस थे तो मैं वहाँ पे जाता रहा हूँ, सो मुझे है अंदाजा कि ठीक है केसेस के मेरे हक में है, सच नहीं हुए थे, लेकिन इवन देन आई वुड से कि उनकी वो जो चीज़ें थी मुझे फेयर लगे थे बातचीत में, चीज़ों को हवाले से करने के हवाले से। सो अगर उन्होंने कोई फैसला दिया है,
हमें थोड़ा सा फैसला पढ़ना चाहिए कि कौन से, एक तरफ जब हम जो ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की बात करते हैं कि वो एक राइट फोरम है, क्या इन जजेस को नहीं पता था दोनों को जो डबल बेंच है कि ये फोरम हमारा नहीं है, ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का है? आखिर कौन सी क्लासेस आइन की, कानून की उन्होंने इस्तेमाल की? कहां पे उन्होंने ये समझा कि नहीं ये जो केस है हमारे फेलो ब्रदर जज का, ये हमारे डोमेन में आते? बल्कि अगर देखें जस्टिस आजम खान साहब जो है ये जूनियर जज बनते हैं, क्योंकि ये तो अभी मेरा ख्याल साल भी शायद इनको हुआ है एलिवेट होकर आए हैं। वो 2020 से जज हैं जहांगीरी साहब है। सो एक जूनियर जज जो है अपने सीनियर जज के बारे में फाइंडिंग दे रहा है, उनको फारिग कर रहे हैं जज की पोस्ट। इट मींस कि कुछ ना कुछ तो चीज वहां पर यकीनी तौर पर होगी। जो मैं ये समझता हूँ, हमें डिटेल जजमेंट जो है मैंने नहीं पढ़ी, उसका वेट करना चाहिए कि उसमें कौन सी रीजनिंग क्लासेस उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और यकीनी तौर पर उन्होंने कुछ उसमें उन्होंने दी होंगी, वजूहात दी होंगी जो मुझे अभी नहीं पता। और मेरी तमाम वही वाली बात सिंपथीज जो है वो जस्टिस जहांगीरी साहब के साथ है कि जब वो खड़े हुए, जब उन्होंने ऐसे फैसले दिए, जब उन्होंने हल्के खोलने की बात की, इस्लामाबाद के हवाले से ट्रिब्यूनल में आए तो वहां से चीजें होना शुरू से पहले तो ठीक थे, किसी को कोई नहीं। लेकिन क्लासा साहब आप हमदर्दी कर रहे हैं, जरूर आपको करनी चाहिए आप कहा के, लेकिन सर सवाल ये पैदा होता है कि हमदर्दी अगर किसी की डिग्री जाली है तब भी होगा। देखे ना, मेरी अगर डिग्री जाली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर हक और सच की आवाज बुलंद कर रहा हूं तो मेरी हक और सच की आवाज को आप ठीक समझें और डिग्री जाली को आप कहें कि हक पे बात करते हैं। मुझे बताएं डिग्री किस वक्त चेक होती है? जाली डिग्री वाला ये जुर्रत कर भी नहीं सकता। नहीं सर, अगली बात सर मैं और पूछ रहा हूँ, ये डिग्री जब आप चेक इसको किस वक्त होना चाहिए था डिग्री को? सर क्या आज होना चाहिए था जब आप उनको बार काउंसिल का लाइसेंस मिलने के वक्त होना चाहिए था जब वो वकील बने? वो 3-4 चीजें होनी चाहिए थी ना। वकील तो चलो ठीक है बन गए, उसके बाद रियासत की जिम्मेदारी है कि नहीं आप उनको जज लगा रहे, जिंदगी मौत के फैसले का हक दे रहे हैं, क्या फिर उस वक्त आपने डिग्री चेक नहीं करनी थी? 5 साल बाद आपको ये ख्याल आ गया? साहब एक ट्वीट किया था हमाद हसन साहब ने आज से कोई 1 साल पहले, पिछले साल सितंबर अगस्त की बात है। इनसे ना पूछ ले इन्होंने ट्वीट किस लिए किया था, इनको किसने बताया था? आपका हमारा सब सोर्सेस तो चले शायद आप ना बताएं, लेकिन आपको पता कैसे लगा कि इनकी डिग्री जाली है? उस वक्त तो चाय की पहली में इतना बड़ा तूफान नहीं था कि एक जज ही फारिग हो जाए। एक जज फारिग होना बहरहाल एक बहुत बड़ा सवाल होता है। बाद ये ट्वीट 3 सितंबर 2024 को भी किया था और फिर 2 अक्टूबर 2024 को भी, तकरीबन साल सवा साल पहले। तो जाहिर है एक जर्नलिस्ट के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं तभी वो इस तरह की बात कर सकता है। मैं क्योंकि जहांगीरी साहब को स्टूडेंट लाइफ से जानता भी हूँ, कुछ मेरे ज़ाती इन्फॉर्मेशन भी थे, लेकिन मसला ये है, बीएसएफ में थे जहांगीरी साहब, ये पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन दिल्ली डिविजनल सदर थे उस जमाने में, और गॉर्डन कॉलेज में थे। फिर गॉर्डन कॉलेज से इनको 6 महीने की सजा हुई थी क्योंकि ज़ियाउल हक का जमाना था। अच्छा। और ये जेल चले गए थे, फिर वहां से स्ट्रकअप हुए तो फिर यहाँ इस्लामाबाद के एचएट कॉलेज में आ गए थे और हॉस्टल में रहते थे, और उस यहाँ से इन्होंने बीए किया और फिर उनके बाद एक शख्स से इनकी शनासाई हुई और ये डिग्री का मामला उस जमाने में चला था। चले लेकिन सवाल ये है कि अगर एक जज के साथ इख्तिलाफ हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुए, तहकीकात हुई और उनकी डिग्री जाली निकली, तो मतलब है जिससे इख्तिलाफ नहीं होगा तो उसके हवाले से अगर इस तरह की चीजें हो तो वो दबी रहेंगी। सर वैसे अमा साहब आपकी बात मैं काट रहा हूँ, आपके पास बड़ी इस हवाले से नॉलेज है, मैं इतना गहरा नहीं जानता था, लेकिन सर सवाल ये है कि हमारे सिस्टम में, लासा साहब आप तायद या इसकी तरदीद जरूर कर दीजिए, सिस्टम में हमें ऐसे ही लोग नहीं चाहिए होते जो कॉम्प्रोमाइज हो, वक्त पे इस्तेमाल हो, जब वो इस्तेमाल ना हो तो फिर उनका जो वो स्विच बंद कर दे। लासा साहब क्विकली जरा इसके ऊपर एक छोटा सा तबसरा कीजिएगा, सिस्टम ही हमारा ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ यहाँ पे नहीं है, मेरा ख्याल है आप भी पढ़ते होंगे, हम भी थोड़ा सा दुनिया भर की चीजें पढ़ते हैं। इंसानी मिजाज है ये, हर जगह हर स्टेट डीप स्टेट करती है जहाँ पे अपने मुखालफीन है उनकी कमजोरियां ढूंढ के रखना, जब वो कल को खड़े हो जाएं वो आपको डेयर करें, आपको एक्सपोज करें। पाकिस्तानी सियासत में तो खैर बहुत ज्यादा में बहुत सारे, सर पूरी पीटीआई इसी कंप्रोमाइज सिचुएशन की वजह से फारिग नहीं हुई, जो बहुत सारे लिटरान घर बैठे उनके ऊपर, उनके हवाले से ये बातें है ना कि किसी ना किसी तरीके से कंप्रोमाइज। इंसान है, मतलब हर किसी के पास कोई वीक मतलब मूवमेंट्स तो होते हैं, हर किसी के होते हैं, आपके मेरे सबके होते हैं, लिहाजा जो समझदार लोग होते हैं वो फिर ये पब्लिक लाइफ से दूर हो जाते हैं ताकि कल को आपके जो वीक मूवमेंट्स हैं, चीजें हैं, कोई इस तरह के कोई आपके खिलाफ सबूत है वो यूज ना हो सके। लेकिन पब्लिक लाइफ की एक बड़ी कीमत होती है, जहाँ पे पब्लिक लाइफ का एक अपना रोमांस है, एक अपना एक इसका मजा है, चस्का है कि आप पॉपुलर हैं,
पावरफुल हैं, आपका प्रोटोकॉल है, हटो बच्चों है, इसकी अपनी एक लज्जत है ना सारी। लेकिन साथ में इसके साइड इफेक्ट देखें। चले अच्छा बाकी को तो छोड़ दें यार, हम छोटे लोग हैं, मतलब गुनाहगार हैं। बिल क्लिंटन का क्या कहेंगे, मतलब जो यूएसए का मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट जो है वो भी अपने गॉड्स इतने लोअर कर देता है कि इंटरनी के साथ उसका स्कैंडल आ जाता है, अगले दिन वाशिंगटन पोस्ट में उसकी स्टोरी पार्टी होती है और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने। सो अगर एक उसका प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है वो भी वीक मूवमेंट्स का शिकार हो सकता है और इतना बड़ा स्कैंडल उसके खिलाफ आ सकता है। आईएमएफ का ऐसे ये सदर था जो ये फ्रांस का न्यूयॉर्क के होटल में जिसका आया, तो सो देयर आर मेनी, मतलब इंसान नहीं बाज आते हमारे, हम सब के कोई ना कोई वीक एरियाज होते हैं, लिहाजा किसी पे जजमेंट करने से पहले मैं तो डरता होता हूँ कि मैं खुद बड़ा इंटरेस्टेड। लेकिन हमारे सिस्टम में ऐसे कॉम्प्रोमाइज लोगों की गुंजाइश बहुत है कि उनको किसी ओहदे पे आप ले जाके बिठा दें, एडजस्ट कर दें, जब तक वो आपकी बात मानते रहे उस वक्त तक ठीक है, जहां बात ना माने वहां पे फिर जो है वो आपको, तो फिर उसको आई एम सॉरी उस बंदे को फिर जो हो रहा है ना कंप्रोमाइज, फिर ये उसकी प्राइस है, उसको पता है ना कि मेरे साथ ये चीजें हैं, वो विलिंगली एक वो कहते हैं ना ही साइनिंग द डील विद द डेविल, वो डेविल के साथ डील को साइन कर रहा है, कल को कहता नहीं मैं तो आप नहीं करता क्योंकि मेरा जमीर जाग गया है, अब मेरे जनाब क्योंकि मैं बड़ा हो गया, मेरी थोड़ी पॉपुलैरिटी हो गई, अब मेरी बल्ले बल्ले वाह वाह होना शुरू हो गया, लिहाजा मैं अब आपकी नहीं मानता। फिर आपने डेविल से डील की है तो डेविल तो फिर आपको डिस्ट्रॉय करेगा अगर आपको डील। अहमद साहब आप बात कंप्लीट कर लीजिएगा, मुझे इसलिए याद आ गया कि मैंने कहा क्लासा साहब से जरा इसके ऊपर जरूर मशवरा कर लूं। देखिए ये जो क्लासा साहब ने कंप्रोमाइज की बात की, तो इसका मतलब तो इस फैसले से ये तो वाजे हो रहा है कि जो माजी में जो फैसले हुए वो इससे भी ज्यादा गुनहगार थे, तभी तो उनकी इतनी कमजोरियां थी कि उन्होंने मुंतखब वज़राए आज़म को फांसियों पर चढ़ाया, उन्हें जेलों में डाला, नजरिए जरूरत दिया, क्या क्या कुछ उन लोगों ने नहीं किया। तो इसका मतलब है कि जिस सिस्टम में हम रहते हैं वो सिस्टम गवारा कर लेता है, जाली डिग्री को भी गवारा कर लेता है, करप्शन को भी गवारा कर लेता है, सब कुछ गवारा कर लेता है, बशर्ते कि आप सिस्टम के साथ चले। यानी अभी हाल ही में जिस वकील ने इनको बरतरफ किया है उसी वकील ने मज़ाहिर नकवी वाला केस भी उठाया था और फिर मज़ाहिर नकवी के खिलाफ क्या कुछ नहीं आया था, ट्रकों वाला मामलात और क्या क्या कुछ नहीं आया था। तो इसका यानी हमारे सिस्टम के अंदर इतनी खराबी है कि कोई बंदा जाली डिग्री तो बहुत छोटी बात है, उससे भी बड़ा जुर्म हो, लेकिन आप सिस्टम के साथ चलेंगे और सिस्टम की बात मानेंगे तो फिर आप काबिल कबूल है। लेकिन अगर आप मुजाहिमत करेंगे तो फिर ये चीजें सामने आएंगी जो तारिक जहांगीरी साहब के हवाले से। इरशाद साहब आप सर क्या समझते हैं, सिस्टम हमारे करप्ट लोगों को इसी तरीके से गुंजाइश देता है कि वो सियासत में भी आए, वो बाकी सब जगह भी आए? मैं सब सियासतदानों की, सब पूरे सिस्टम की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे लोग सर प्लांटेड तो है ना जो कॉम्प्रोमाइज है, उन्होंने मेरी मर्जी का फैसला देना है, तो जहांगीरी साहब भी उसकी एक मिसाल नहीं हो सकते कि हम उनको बिल्कुल जो है वो एनआरओ दे देंगे इस मामले के ऊपर? देखिए ये आपका बिल्कुल वैलिड सवाल है। हम जो बहस कर रहे हैं तो हमें इससे सरोकार नहीं है कि उनकी डिग्री जाली है या नहीं है। हमारा जो सवाल है, जो क्लासर साहब ने भी बात की, आप भी कर रहे हैं, हमारे साथ जानते हैं, सवाल ये है कि उस जाली डिग्री के साथ वो मजीद भी जज रह सकते थे अगर वो वाकई जाली डिग्री थी, अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते। तो ये किसी पूरे मुआशरे पर एक सवाल है, एक छोटी बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का एक जज होना, कंप्रोमाइज होना, जो जिंदगी मौत के फैसले करता है और उसको बर्दाश्त करना, ये एक पूरे सिस्टम पर सवाल है, पूरे माशरे पर सवाल है। और जब आप दुनिया को दावत देते हैं कि इस मुल्क में आप आए, आपकी जान माल इज्जत आबरू महफूज होगी, आपका सरमाया महफूज होगा, तो वो सवाल ये करते हैं कि किस मुल्क में हम आए, हमारी जान और माल, तो जान और इज्जत तो बात की बात है, माल कैसे महफूज होगा जहां इस तरह के आपने जुडिशरी बनाई हुई होगी जो फैसला करते हुए ये नहीं देखेंगे कि मेरिट क्या है, ये देखेंगे कि मंशा क्या है। तो इस तरह से आप जो माशरा तश्कील देते हैं वो इंतहाई ज़वाल पजीर माशरा होता है। वो अपने शहरियों की भी हिफाजत नहीं कर सकता, अपने सिस्टम को भी दुनिया के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर सकता, चला नहीं सकता। तो बुनियादी सवाल ये है जो मैंने इब्तिदा में उठाया था कि ये सवालात हमारे इम्तिहानात के सिस्टम पर भी हैं, हमारे तालीमी निज़ाम पर भी हैं, हमारे जो पिक एंड चूज का सिस्टम है जुडिशरी में हो या वकालत में हो, उस पर भी सवालात हैं, और पूरे निज़ाम इंसाफ को भी कटहरे में खड़ा कर देते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि इस तरह से हम कितना अरसा मामलात को चलाएंगे, किस तरह इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, किस तरह इस माशरे को आगे लेकर चलेंगे, जो पूरी जो दुनिया में
जो इर्तका हो रहा है उस इर्तका के अमल के हम बिल्कुल बरक्स चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि उस इर्तका का हिस्सा बने, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आरिफ साहब आपका, रऊफ क्लासा साहब आपका, हमाद हसन साहब आपका। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतनी याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।